हेलो एवरीवन। क्लास 9 का यूक्लिड ज्योमेट्री कर रहे थे और ये कंसेप्ट लेक्चर 4। इसमें हम एक थ्योरम करेंगे। क्या है थ्योरम? तो थ्योरम हमें पता है कि जिसे हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्योरम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला गया है प्रूफ डैट टू डिस्टिंक्ट लाइन का मतलब क्या? दो डिफरेंट लाइन हो, कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो उसके पास एक से अधिक पॉइंट जो होगा वो कॉमन नहीं हो सकता है। कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट, एक से अधिक पॉइंट यानी एक से कम हो सकता है। तो एक से कम का मतलब क्या? जीरो, यानी कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक, तो ये दो चीज़ें प्रूव करनी है कि या तो उसके पास जीरो पॉइंट कॉमन हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट कॉमन हो, एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो जब भी थ्योरम प्रूफ करना हो तो तीन चीज़ या फिर चार चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन लिख दिए क्या? तो दो डिस्टिंक्ट लाइन है, डिस्टिंक्ट लाइन यानी कि डिफरेंट लाइन है। कौन कौन? एल और एम दो लाइन बना दी है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो जो हमें प्रूफ करना होता है उसे लिखते हैं दूसरा चीज़। ठीक है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? तो एल एंड एम कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। उसकी बाद से अगर ज़रूरत होता है अगर किसी कंस्ट्रक्शन का, तो तीसरा कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, नहीं तो चौथे हम डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं और यहाँ से हमारा प्रोसीजर शुरू होता है। ठीक है, तो जब भी दो डिस्टिंक्ट लाइन हो तो वहाँ पे दो केसेज होगा, या तो दोनों लाइन पैरेलल होगा या फिर पैरेलल नहीं होगा। तो सबसे पहला केस है व्हेन एल पैरेलल टू एम। अगर एल और एम पैरेलल है तो सिंपल सी बात बताओ, दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो दोनों में कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा। तो L पैरेलल टू M देन क्लियरली देयर इज नो पॉइंट कॉमन, यानी कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। यानी कितने पॉइंट कॉमन है? तो जीरो पॉइंट कॉमन है। तो एक तो हो गया। अब हमें कितना प्रूव करना है? कि केवल एक और प्रूव कर देना है कि और क्या होगा? एक हो सकता है कॉमन पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि उसके पास मोर देन वन पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो अगला आते हैं। अगला सिचुएशन क्या है? तो देखो व्हेन L इज नॉट पैरेलल टू M, जब L M के पैरेलल नहीं है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो एक सिंपल सा थोड़ा सा हट के थोड़ा सा एक चीज़ जानते हैं। जैसे मूवी वूवी देखते होगे, ठीक? तो मूवी में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन को पुलिस पकड़ लेता है किसी केस के लिए, ठीक, और उसे जब कोर्ट में लेकर जाता है तो उस पर्सन का वकील आता है, ठीक, और अगर मान लो कि उस वकील के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे उस पर्सन को क्या कर सके, बेगुनाह साबित कर सके कि वो बेगुनाह है, तो वकील क्या करता है कि ये साबित कर देता है कि वो पर्सन किसी और जगह या फिर किसी और सिटी में था उस टाइम पे जब वो इंसिडेंट हुआ था। ठीक, तो अब जज क्या बोलता है कि एक पर्सन तो दो जगह हो नहीं सकता है, कि वो किसी और सिटी में भी हो और जहाँ इंसिडेंट हुआ है, जहाँ वो घटना घटी वहाँ पर भी हो। तो वो क्या बोलता है कि नहीं, ये पर्सन क्या है, बेगुनाह है, इसे छोड़ दिया जाए। ठीक, सेम काम इस तरह के क्वेश्चंस में हम करेंगे। ठीक, तो देखो क्या हुआ, वेन एल इज नॉट पैरेलल टू एम, जब एल एम के पैरेलल नहीं है, ठीक है, तब क्या? तो हमें क्या प्रूव करना था कि एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो मान लो कि कोई बोल दिया कि नहीं, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन कौन? पी और क्यू। तो ठीक है भाई, तो देखो क्या मान लिया गया, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, मान लो कि पी और क्यू क्या हो गया, टू डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट टू बोथ एल और एम। तो एल और एम के पास दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी दो पॉइंट कॉमन है। कितने पॉइंट कॉमन हो गए? दो पॉइंट कॉमन हो गए। कौन कौन? पी और क्यू। तो चलो मान लेते हैं पी और क्यू क्या है, एल लाइन पे भी, एल लाइन के लिए और एम लाइन दोनों एक दूसरे को जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो दो पॉइंट कॉमन हो जा रहा है, पी और क्यू। ठीक है, तो देखो तो होगा क्या, एल कंटेन बोथ द पी एंड क्यू। तो कॉमन तो है, तो एल के पास भी होगा पी और क्यू और एम के पास भी होगा पी क्यू। जब कॉमन है तो एल के पास भी पी और क्यू होगा। ठीक, और कॉमन है तो लाइन एम के पास भी पी और क्यू पॉइंट होगा। ठीक, अब एक्चुअल में हमें क्या पता है, हम पहले से जानते हैं कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया गया है, दो डिफरेंट पॉइंट है, तो उससे कितना लाइन पास करता है? केवल एक ही लाइन पास करता है। ये पता है ना, ये तो यूक्लिड्स का एक्सियम था, सॉरी यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स था। ठीक, तो पोस्टुलेट से क्या पता था कि दो डिस्टिंक्ट लाइन से केवल और केवल एक ही लाइन पास करेगा। यहाँ क्या हो रहा है, पी और क्यू से एल भी पास कर रहा है और पी और क्यू से एम भी पास कर रहा है। ठीक, तो दो पॉइंट से दो लाइन पास कर गए, कौन कौन? एल और एम।
तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि एल और एम क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो जज क्या बोलेगा कि यहाँ पे तो दो लाइन क्या है, अलग अलग है। बोला गया था स्टार्टिंग में, क्या बोला गया था कि दो लाइन क्या है, डिस्टिंक्ट से अलग अलग हैं। और ये इसके हिसाब से कि पी और की दो पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन पास करना चाहिए, तो दो लाइन कैसे पास करेगा, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रहा है। ठीक है, कि एल और एम क्या है, डिस्टिंक्ट है, जबकि बोला गया कि वो दोनों लाइन तो क्या है, अलग अलग हैं। तो जो माना गया कि हम जो सपोज कर रहे थे कि क्या, कि एल और एम जो होगा वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो गलत है। वो क्या है, गलत है। वो बात गलत हो गया, वो गलत साबित हो गया। तो जज साहब क्या फैसला दे दिए कि दो डिस्टिंक्ट लाइन है तो कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, तो एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक, तो कुछ थ्योरम को हम इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। ओके, सो देखो, अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू यूक्लिड्स के सारे एक्सियम को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूक्लिड्स का एक्सियम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है ज्योमेट्री में या फिर मैथ में। तो देखो, दिया गया है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, एक लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। ठीक है, बी जो है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो कॉन्साइड कर जा रहा है। किसके साथ कॉन्साइड कर गया, तो ए सी के साथ कॉन्साइड कर गया। ए बी प्लस बी सी एक ही से साथ जाकर कॉन्साइड कर गया ना। और हमने एक थ्योरम किया था यूक्लिड्स का, यूक्लिड्स के हमने एक्सियम पढ़ा था कि द थिंग्स डैट कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसे चीज़ें जो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कंसाइड करती हैं, वो एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उस एक्सियम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये कहाँ से आया, तो यूक्लिड्स का एक्सियम था। कौन सा एक्सियम था, तो एक एक्सियम आप जाकर उस लिस्ट में चेक करोगे तो इसमें एक एक्सियम है दैट द थिंग्स दैट कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, उसी एक्सियम के थ्रू ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, वैसे ये साफ साफ दिख रहा था। तो ये ऐसा नहीं है कि आप यूक्लिड्स के सारे आपको याद होना चाहिए कौन से नंबर पे है। ठीक है, आपको यूक्लिड्स का एक्सियम सारा का सारा ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट सी, तो दो पॉइंट है उसके पॉइंट में एक बीच में एक पॉइंट सी है। ठीक है, तो सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी बराबर था, इसलिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिए हैं एक लाइन सेगमेंट से। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, तो हमें प्रूव करना है कि ए सी जो होगा वो हाफ ए बी की इक्वल होगा। तो ये तो हमें पता है कि ए सी और बी सी बराबर है, तो ए सी जो होगा वो हाफ ए बी होगा, लेकिन इससे प्रूव करना है। तो देखो, हमें ये दिया गया है कि ए सी जो है वो बी सी की इक्वल है। हमने यूक्लिड्स के एक एक्सियम में किया था कि इफ़ इक्वल बी एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल को इक्वल के साथ ऐड करते हैं देन द होल्स आर इक्वल, तो पूरा जो यानी कि ऐड करने के बाद जो पूरा होल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो, हमें क्या लाना है, ए बी लाना है। ठीक है, और ए सी लाना है, तो ए सी तो हमें चाहिए और साथ में ए बी चाहिए, बी सी हमें नहीं चाहिए। तो बी सी में हम क्या करें, अगर ए सी को ऐड करते हैं तो ए बी बन जाएगा। लेकिन अगर इस साइड ए सी ऐड करेंगे तो इस साइड भी तो ए सी ऐड करना होगा ना। तो यही बोला जा रहा है ना कि इफ़ इक्वल आर एडेड, तो इक्वल चीज़ें अगर दोनों इक्वल्स में ऐड करेंगे तो जो पूरा होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए सी प्लस ए सी क्या हो गया, 2AC, और बी सी और ए सी मिलकर क्या बन गया, ए बी। ये तो अभी किए हैं कॉन्साइड वाला। ठीक है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1/2 AB। तो ये भी यूक्लिड्स के एक्सियम की हेल्प से आसानी से कर लिए। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन इजी है मुझे पता है, लेकिन बस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ें तरीके आगे यूज होने वाली हैं। अब यहाँ पे तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन जब इसको मिक्स करके पूरे के पूरे फिगर के साथ, बड़े बड़े फिगर्स के साथ ज्योमेट्री में देगा ना आगे कुछ चैप्टर्स में, ठीक है, तब कुछ प्रॉब्लम होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए बता रहा हूँ। अगला देखो, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि AC जो है वो BD के इक्वल है। AC और BD क्या है, इक्वल है, और हमें प्रूव करना है कि AB और CD क्या होगा, इक्वल होगा। तो यूक्लिड्स का एक और एक्सियम याद होगा आपको कि इफ़ इक्वल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर इक्वल्स में से
इक्वल चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो रिमाइंडर्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो AC जो है वो BD के इक्वल है, तो AC को हम लाना क्या है, AB और CD। तो अगर AC में से BC माइनस कर दें और इस BD में से भी BC माइनस कर दें तो AB और CD आ जाएगा, ठीक है। और BC तो सेम चीज़ है, कॉमन है, ऐसा है जो दोनों में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि इक्वल माइनस कर रहे हैं। तो AC और BD पहले से इक्वल था और दोनों इक्वल में से BC जो कि दोनों सेम है यानी कि इक्वल है, इक्वल को माइनस कर रहे हैं। तो AC में से जब BC को माइनस करेंगे तो AB आएगा और BD में से BC को माइनस करेंगे तो CD आएगा। तो देख रहे हो यूक्लिड्स के एक्सियम के हेल्प से ही ये सारे के सारे चीज़ें की जाती हैं। ओके, वहाँ पर हम ये लिखते नहीं है कि यूक्लिड्स के एक्सियम से कर रहे हैं, वो अलग बात है। अब ये देखो दिया गया है कि 1 जो है वो 3 की इक्वल है, 2 4 की इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल C क्या होगा, इक्वल होगा। तो सेम वही कौन सा, तो इवन इक्वल्स आर एड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो 1 को मैंने 2 के साथ ऐड कर दिए और 3 को मैं 4 के साथ ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी इक्वल और ये भी इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो क्या बन गया, एंगल A, और एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल C। तो एंगल A और एंगल C क्या हो गया, इक्वल हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसमें कौन सा यूक्लिड्स का एक्सियम लगेगा, तो इसमें लगेगा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज़ अगर सेम चीज़ के इक्वल है तो क्या होगा, वो एक दूसरे के भी इक्वल होगा। तो देखो 1 जो है वो 3 की इक्वल है और 3 जो है वो 4 की इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 3 की इक्वल और 3 4 की इक्वल। तो इक्वल्स के एक्सियम, जो अभी एक्सियम बोला गया है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, उससे क्या हो जाएगा कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साथ में एंगल 2 और एंगल 4 भी तो इक्वल है। तो 4 1 की इक्वल है और 4 2 की इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या, एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वलिड्स के एक्सियम से आसानी से हम लोग कर लिए। ठीक है, तो ये इक्वलिड्स के एक्सियम से ही ये सारे की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, हम वहाँ पर रिप्रेजेंट ये नहीं करते हैं कि इक्वलिड्स के एक्सियम से हम ऐसा कर रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। ओके, बस ये सबको आपको बस एक बार आपको समझाना चाहता था कि कैसे यूज होता है इक्वलिड्स का एक्सियम हमारा जनरल लाइफ में, जनरल मैथ बनाने में। हम वहाँ पे बताते नहीं हैं, वो अलग ही बात है। ठीक है, चलो देखो अगला एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर L एंड M आर द मिड पॉइंट। L जो है वो मिड पॉइंट है, M भी मिड पॉइंट है। L मिड पॉइंट किसका है, AB का, और M मिड पॉइंट है BC का। मिड पॉइंट का मतलब क्या, बिल्कुल बीच में आ रहा है, यानी कि AL और BL बराबर हो जा रहा है। या फिर बोलें कि AL और BL बराबर है तो AL जो होगा वो AB का हाफ होगा, AL जो होगा वो AB का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अभी हमने एक चीज़ किया था ना कि अगर C जो है वो बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है कि AC और BC बराबर होगा, यानी कि C क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हमने प्रूव किया था कि AC जो होगा वो पूरे का क्या होगा, हाफ होगा। सेम ऐसे ही BC भी क्या होगा, पूरे का हाफ होगा। ये चीज़ किए थे। ठीक है, सेम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखो दिया गया है L एंड M आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। इफ़ AB, तो सबसे पहला है कि इफ़ AB इक्वल टू BC प्रूव डेट AL इक्वल टू MC। तो AB और BC क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि AL और MC क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं, देखो क्या करेंगे, AB जो होगा, ठीक है, AB जो होगा इसका अगर हाफ करें, हाफ AB जो होगा वो AL की इक्वल होगा। AL हमें प्रूव करना है इसलिए AL को ले रहा है। ठीक है, कैसे, तो L क्या है, मिड पॉइंट है, इस वजह से ये लिखा गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि L इज ए मिड पॉइंट, L इज द मिड पॉइंट। ओके, L इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ AB। सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, MC लाना है तो हम बोल सकते हैं कि हाफ BC जो है वो इक्वल होगा MC के। ठीक है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, अब अगर आपको एक एक्सियम याद हो, ठीक है, यहाँ से तो हमें पता है कि AB इक्वल टू BC है,
तो हाफ ए बी जो होगा वो भी इक्वल होगा हाफ बी सी के। अब आपको एक एक्सियम याद हो यूक्लिड्स का, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो क्या हो किसी के हाफ के इक्वल हो तो वो आपस में भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, यानी कि हाफ ए बी की जगह पे ए एल और हाफ बी सी की जगह पे एम सी, ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर दिए, इसको प्रूव कर दिए। अब देखो अगला है इसमें कि इफ़ बी एल इज इक्वल टू बी एम प्रूव डेट ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो जैसे हाफ ए बी इज इक्वल टू ए लिख रहे थे, एल को हाफ ए बी लिख रहे थे ना, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी एल इज इक्वल टू हाफ ए बी। कैसे, तो मिड पॉइंट से, जब ए एल हो सकता है हाफ ए बी तो बी एल भी तो हो सकता है हाफ ए बी। ठीक है, तो बी एल को हाफ ए बी लिख दिए, कैसे, तो क्यों, क्योंकि एल क्या है मिड पॉइंट है। सेम उसी तरीके से इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें बी एम दिया गया तो बी एम इज इक्वल टू हाफ बी सी लिख सकते हैं। ओके, अब हमें ये पता है कि ए बी और बी सी क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे ए बी और बी सी बराबर नहीं है ना, यहाँ पर क्या बराबर है, बी एल और बी एम बराबर है। ठीक है, बी एल और बी एम क्या है इक्वल है, तो बी एल की जगह पे क्या लिखा जा सकता है हाफ ए बी और इस बी एम की जगह पे हाफ बी सी। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो इस तरीके से इसको भी हम प्रूफ कर सकते थे। ओके, एक ये क्वेश्चन देखो दिया गया, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम्स, नाम लिखने हैं किसके किसके, पॉइंट्स के, लाइन सेगमेंट के, रे के, लाइंस के, पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कॉन्करेंट लाइन एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये फिगर है। अब फिगर में देखो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, आर पी क्यू और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस सिंपल सा यही लिख देते हैं ना, तो पी क्यू आर ऐसे पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, लाइन सेगमेंट लिखने हैं तो लाइन सेगमेंट कैसे डिनोट करते हैं, तो जहाँ पे दो एंड पॉइंट होते हैं, तो देखो एक यहाँ से पॉइंट एंड करके ये एक लाइन जा रहा है, तो ये हो गया आर पी या फिर पी आर। और लाइन सेगमेंट बनाने के लिए ऐसे बनाते थे, एक क्या हो रहा है, एक आर क्यू हो रहा है और एक क्या हो जा रहा है क्यू पी। ठीक है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ए से बी या फिर ए से आर, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, ए से बी क्या हो जा रहा है, लाइन हो जा रहा है, और ए से आर ये जो है ये रे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट तो होने ही चाहिए। तो ये क्यू पी हो गया, इसको पी क्यू भी लिख सकते थे, इसको क्यू आर भी लिख सकते थे, इसको पी आर भी लिख सकते थे। ठीक है, तो वो लिखने का अलग तरीका हो जाता है। रे, अगर रे लिखना हो तो बहुत सारे रे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो आर जी लिख सकते हो, आर जी, देखोगे जी की तरफ एरो है तो एरो जी की तरफ बनाएंगे। ठीक है, जी की तरफ एक्सटेंड कर रहा था ना, आर एफ, तो एफ की तरफ एक्सटेंड कर रहा था, एफ की तरफ एरो बनाएंगे। वैसे ही क्यू एच की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, हम चाहते तो आर से एच भी ले सकते थे। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे रे को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो लाइन में दोनों तरफ एक्सटेंशन होना चाहिए। तो देखो ए बी ये एक हो गया, ये दोनों तरफ बनेगा। ठीक है, सेम वैसे ही सी डी भी एक लाइन है, दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे। ई एफ और ये जी एच, ये हो गया टोटल लाइन, ये टोटल लाइन बन सकता है। ठीक, सेम अब अगला आते हैं पॉइंट पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे पेयर जो इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो देखो इंटरसेक्ट कौन कौन सा कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा, दो होगा। तो एक तो सी डी और जी एच इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एच पे। तो एक हो गया सी डी एंड जी एच एट क्यू, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्यू पे। सेम उसी तरीके से एक लाइन ए बी, और अगर ई एफ देखोगे तो लाइन ए बी एंड ई एफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एट आर। ठीक, सेम उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ए बी और जी एच भी तो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी और जी एच ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट आर। तो इस तरीके से दिखा सकते थे। अगला है कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन में पता है कि 3 लाइन से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 3 लाइन से अधिक और एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो अगर इसको लोगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को लेंगे तो यहाँ पर 3 लाइन है। कौन कौन से, ए बी ई एफ और जी एच, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पे। तो ए बी जी एच एंड ई एफ ये क्या हो गया, तीनों कॉन्करेंट लाइन हो गए।
और एट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका पूरा यूक्लिड्स ज्योमेट्री ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।